थैंक यू। आपने मैसेज कर दिया सब ग्रुप में? देखिए, जितने भी आपके लॉज हैं वो सारे दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, है ना। हम कहें या तो सिविल या क्रिमिनल, उस तरीके से आप पढ़ते हैं। अब इसमें आप जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बिजनेस लॉ कहा जाता है ना। इसको हम कहते हैं फंडामेंटल लॉ। ये एक बेसिक लॉ कहा जाता है और ये किसका भाग माना जाता है? सिविल लॉ का। सिविल में भी कौन सा कहते हैं इसको? सब्सटेंटिव। ये सिविल सब्सटेंटिव लॉ कहा जाता है। सिविल का तो ये पार्ट है, इसे बिजनेस लॉ का भी पार्ट कहा जाता है, क्योंकि इन जनरल जैसे आप सीए करें, सीएस करें, क्लैट करें, उन सब में इस लॉ को ही यहीं से स्टार्टिंग होती है इसकी। तो ये बिजनेस लॉ का भी पार्ट माना जाता है। ऑल्दो ये वाइड है, काफी वाइड है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस ही कॉन्ट्रैक्ट में कवर होते हैं। एवरीडे के जनरल रूटीन के ट्रांजैक्शंस भी हमारे बिजनेस इसी में कवर होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में ही कवर होते हैं। इसका क्राइटेरिया केवल बिजनेस करने तक सीमित नहीं होता, लेकिन एक ले मैन इसे इसी दृष्टि से जानता है। तो इसे बिजनेस लॉ या कमर्शियल लॉ का ब्रांच कहा जाता है। ये सिविल लॉ का एक पार्ट है। ये फंडामेंटल बेसिक लॉ है, जो अदर लॉज का बेसिक है, जिसके बिना अपन इसको कॉन्ट्रैक्ट को पढ़े बिना अपन बाकी लॉज को नहीं चल सकते, क्योंकि यहाँ जनरल प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, है ना। और सब्सटेंटिव का मतलब क्या होता है? सब्सटेंटिव लॉ मतलब ऐसा कानून होता है जहां पर कि हमें रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस, प्रिंसिपल्स बताए जाते हैं, है ना। कि अब जैसे कॉन्ट्रैक्ट में आप पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? यहाँ फॉर्मेशन कैसे होना है, संविदा बनेगा कैसे, फिर इसकी परफॉर्मेंस के नियम क्या है, ब्रीच होगा तो इसके रूल्स रेगुलेशंस क्या होंगे। तो सब्सटेंटिव लॉ, मौलिक विधि, ऐसी विधि होती है जो कि हमें बेसिक प्रिंसिपल्स, रूल्स, गाइडलाइंस बताती है। तो कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन कैसे होगा, ये यहाँ बताया गया है, तो ये सब्सटेंटिव लॉ कहलाता है। इसका जो प्रोसीजरल लॉ है वो कौन सा कहलाएगा? इससे रिलेटेड अगर प्रोसीजर लॉ पे जाना चाहे तो प्रक्रिया कौन सी है? सीपीसी। प्रोसीजर लॉ अपने दो हैं, कौन से? क्रिमिनल एंड सिविल। तो जहां अगर सिविल लॉ में कहीं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मामला है, आप सूट फाइल करने चलोगे, तो फिर कहाँ एक्शन, प्रोसीजर क्या होगा, वो सारा आपको कौन बताएगा? सीपीसी बताएगा। यहाँ तो अपन पढ़ेंगे कि बेसिक रूल्स क्या है, और सीपीसी में आगे जाने के लिए, प्रोसेस में जाने के लिए, अपनी बात को साबित करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑब्वियसली एविडेंस की जरूरत पड़ेगी। तो ये प्रोसीजर के पार्ट आ जाएंगे। यहाँ तो आपको क्या बताया गया है कि फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बना या नहीं बना। अब जैसे एक जनरल सी क्वेरी आ जाती है स्टूडेंट्स की कि मैं ये बताती हूँ कि भाई कॉन्ट्रैक्ट तो वर्बल भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। वर्बल होगा या इम्प्लाइड यानी बाय वे ऑफ कंडक्ट भी होगा, तो भी उसका सेम कॉन्सिक्वेंसेज होगा, यानी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, उसका एनफोर्समेंट करवाना है। तो स्टूडेंट्स के दिमाग में आ जाता है कि मैडम ये आपके और मेरे बीच में वर्बल बात हुई है, तो अब तीसरा कोई एविडेंस अगर है तो अब इसको मैं कोर्ट में कैसे प्रूव करूंगा। तो आपको यहाँ पे जो बात दिमाग में रखनी है वो क्या रखनी है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो काम है वो आपको ये बताना है कि इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट, इलीगल एग्रीमेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। रिगार्डिंग व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू प्रूव, तो कहाँ जाना है आपको? एविडेंस, प्रोसीजरल लॉ, सीपीसी। हाउ टू प्रूव, अब एविडेंस एक्ट की अगर अपन बात करें बेसिक में, तो क्या एविडेंस किस पे बेस्ड है? सबूत किस बारे में होते हैं? या तो पेपर्स, डॉक्यूमेंट, या विटनेसेस। अगर लिखावट में कोई बात है तो हम साबित करेंगे, और नहीं है तो फिर किसके थ्रू साबित करोगे आप? गवाह होने चाहिए, हमारी बात किसी ने सुनी हो, प्रूव कर देगा वो कोर्ट में कि हाँ साहब मैंने ये सुना है, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन है या हमने मेल के थ्रू ट्रांजेक्शन्स किए हैं, व्हाटएवर। तो एविडेंसेस की बात यहाँ नहीं आएगी। अभी अभी जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप वो देखोगे इस सब्जेक्ट में कि बेसिक चीज क्या है, क्या यहाँ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन होता है या नहीं होता। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट इस बारे में है। ये सब्जेक्ट हर एक व्यक्ति की लाइफ के साथ कनेक्टेड है। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू कि वेब कैम ऑन करके बैठिए प्लीज आप क्लास में। होता क्या है, जो स्टूडेंट सामने हैं वो तो ठीक है,
अब जो ऑनलाइन में आप लोग बैठे हो तो हमें टू वे कम्युनिकेशन तो चाहिए ना, लाइव क्लास चल रही है तो इट्स नॉट रिकॉर्डेड क्लास, दिस इज टू वे कम्युनिकेशन है, तो यू आर अलाउड टू आस्क एनी क्वेश्चन जैसे कि ऑफलाइन स्टूडेंट्स कर सकते हैं। तो मुझे पता ही नहीं चलेगा, कोई बच्चा क्लास में बैठा है और टीचर को फेस से पता लग जाता है। अभी इसके ऊपर से जा रहा है, इसके दिमाग में सवाल है, अच्छा इसको ये बात समझ आ गई, तो वो जब तक हम आई टू आई कांटेक्ट नहीं करेंगे, हम चेहरा नहीं देखेंगे, तो हम समझ कैसे पाएंगे कि आपको चीज बात हमारी समझ आई कि नहीं आई। तो अभी मैं अगर कैमरा बंद करके आपको लेक्चर डिलीवर करूंगी तो आपको समझ आएगा? नहीं आएगा ना। सो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि आप कैमरा ऑन करके बैठे, ये आपके और हमारे बेनिफिट के लिए है। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मैंने आपको बताया कि बेसिक क्या हमने जाना, ये सिविल लॉ है, सब्सटेंटिव लॉ का ये पार्ट है। अब ये किस तरीके से चलेगा, इसमें क्या चीजें हैं, तो आज आप अपन बात करेंगे इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, इसकी थ्योरीज, क्या इसकी थ्योरीज है, इसका परफॉर्मा क्या है, परफॉर्मा और स्कीम क्या है, ये हमें कौन सा राइट देता है, इसके बारे में बात करेंगे, ये एग्जॉस्टिव है या नहीं। पहले इन बेसिक फीचर्स के बारे में अपन बात कर लेते हैं, फिर अपन आगे चलते हैं सब्जेक्ट की तरफ। तो कॉन्ट्रैक्ट जो आपका शब्द है, ये दो वर्ड से मिलके बना है। कौन से शब्द? कॉन प्लस ट्रा हेयर। कौन सी भाषा के शब्द हैं ये? लेटिन लैंग्वेज के, लेटिन भाषा के शब्द हैं। कौन से? कॉन प्लस ट्रा हेयर, जिसका मतलब क्या होता है? टू पुल टुगेदर, साथ साथ खींचना या ले चलना। मतलब इसका जो डिक्शनरी मीनिंग आता है वो आता है टू पुल टुगेदर, साथ साथ ले चलना। अब साथ साथ कहाँ ले चलना? मूवी देखने चले, गार्डन चले, घूमने चले, पिकनिक पे चले। टू पुल टुगेदर इन अ लीगल रिलेशन, एक विधिक संबंध में ये दो लोगों को बांधता है। इसका काम क्या है? टू पुल टुगेदर मतलब ये क्या कर रहा है? ये दो लोगों को एक लीगल रिलेशन में बाइंड करता है, बाध्य करता है, जिससे कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशन अराइज होते हैं। देखिए, रिलेशंस की हम बात करें तो कई रिलेशन तो आपको जन्म से ही मिल जाते हैं, बाय बर्थ मिल जाते हैं। कुछ रिलेशंस हम बाद में बना रहे हैं, फ्रेंड्स, हमारे टीचर्स, जिन जिन से आप समाज में दायरा बनाते जा रहे हैं, है ना। फिर कुछ मैरिज रिलेशंस हो गए। अब ये रिलेशन कौन सा कह रहे हैं अपन? लीगल रिलेशन। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, रिलेशंस की बात करता है, संबंध बनाता है। कौन से? विधिक संबंध। बस इसमें क्या होता है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन दोनों पार्टीज की हमने अराइज की खुद, और हम ही क्या करते हैं, इसको कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाने पे पूरा कर देते हैं। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हमारे लीगल रिलेशन जो हमने खुद ही क्रिएट किए पार्टीज ने, और खुद ही हमने उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। क्वेश्चन आता है, अच्छा तो फिर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है तो इट्स गुड, बहुत बढ़िया बात है, इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट का काम क्या है कि ये लीगल रिलेशन बनाता है। ओके, तो बहुत बढ़िया बात है। डज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट determines the rights and liabilities of the parties? Is this right? आपने ही अभी कहा कि ये लीगल रिलेशन बनाता है ना। तो अब अपन अगर ये सेंटेंस कहें, लिसन केयरफुली, कॉन्ट्रैक्ट, डज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट determines the rights and liabilities of the parties? क्या संविदा विधि पक्षकारों के अधिकारों और दायित्वों को निश्चित करती है? ये सही है क्या बात? यस मैम। सही, यस मैम। ये सही है यस बात? मैम। ये सही है बात, सब यही कह रहे हैं, आप सब गलत हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डज नॉट डिटरमाइंस द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टीज। ये इंटरव्यू में आया हुआ क्वेश्चन है, ये जो मैंने अभी पूछा, ये इंटरव्यू बोर्ड ने पूछा है। हमें सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है, किस अप्रोच से पढ़ना है? ऐसे नहीं कि हमने 1 से लेके 238 सेक्शन याद कर लिए, टिप्स पे पता है मुझे, इसका ये है, इसका ये है, केस लॉ भी याद है, लेकिन उसका अप्रोच ही नहीं पता है।
तो गए नंबर। तो पढ़ने का प्रोस्पेक्टिव कैसे रखना है? अब इसका आंसर क्या है? नो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डज नॉट डिटरमाइंस द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टीज। पक्षकारों के अधिकारों और दायित्वों को संविदा विधि निश्चित नहीं करती। ये है सही जवाब। तो फिर संविदा विधि का काम क्या है? एवं ये क्या बताती है फिर? ये बताती है रूल्स एंड गाइडलाइंस, हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, हाउ टू गो अहेड, हाउ टू बाउंड अ लीगल रिलेशन। ये आपको बताएगी क्या क्या होना चाहिए। सेक्शन 10 बताएगा प्रपोजल होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए, कंसेंट फ्री होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, है ना, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये सारी बातें बताएगा आपको क्या क्या होना चाहिए। अब कैसे होना है, किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे होना है, ये कौन तय करेगा? पार्टीज। ये कौन तय करेगा? पार्टीज तय करेंगी खुद। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डज नॉट डिटरमाइन, ये तो हमें बता देगा दीज आर द रूल्स रेगुलेशंस। मैंने आपको कहा जाइए किचन में चाय बना लाइए, या आपने मुझे कहा अब मेरे पास सामग्री रखी है, वहां पे क्या क्या, चाय पत्ती रखी है, चीनी रखी है, इलायची रखी है, अदरक रखी है, दूध रखा है, ठीक है, सारा सामान रखा है। अब किसको चाय बनानी है? हमें बनानी है। अकॉर्डिंगली मैं फीकी चाय पी रही हूँ, वेट घटाना है, दिक्कत हो जाएगी आगे। आपको डबल चाय चीनी चाहिए, तो हमारे नयन दीदी हैं जो काम करते हैं, उनको चीनी डबल चाहिए, मेरे को नो शुगर चाहिए। अब क्या करना है? सबको अपने अपने हिसाब से बनाना है। गॉट इट? तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कर रहा है? पार्टीज को बता रहा है कि भैया ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, अवैध उद्देश्य के लिए मत बना लेना, कंसिडरेशन होना चाहिए, दबाव नहीं डालोगे, स्वतंत्र सम्मति होनी चाहिए। लेकिन कैसे, कितनी, क्या, कौन तय कर रहा है? पक्षकार, पार्टीज। तो क्लियर हुआ? क्लियर हुआ मैम? यस प्लीज। मैम, तो क्या हम यहाँ जिस्ट में कह सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो वैलिडिटी चेक करता है एक कॉन्ट्रैक्ट की? बिल्कुल, वो वैलिडिटी चेक करता है। वो ये देखता है कि आप अकॉर्डिंग टू लॉ चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। आपको ये 10 बातें बता दी, उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। आपको सेक्शन 10 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बताएगा कि क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के होने के लिए, है ना। अब वो चीजें होनी चाहिए, कंसीडरेशन होना चाहिए, है ना। मेरा मकान है, मैं बेचना चाहती हूँ, ऑब्वियस सी बात है, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज मेजर होनी चाहिए, प्रपोजल होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, सारी बातें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने बता रखी है। लेकिन मुझे मकान कितने में आपको बेचना है, क्या शर्तें रखनी है, मैं पार्ट पेमेंट लूंगी या कंप्लीट पेमेंट लूंगी, ये सारी चीजें कौन तय कर रहा है? पार्टीज। इसके बाहर नहीं जाएंगे। तो हम कहेंगे पार्टीज तय कर रही हैं और कॉन्ट्रैक्ट आपको ये रूल्स रेगुलेशन बता रहा है। फिर बोर्ड आपसे अगला सवाल पूछ सकता है, पार्टीज डिटरमाइन करती हैं, बड़ा मस्त काम कर दिया, पार्टीज तो सुप्रीम हो गई। हम कहेंगे नो सर, वो कैसी होनी चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए, जो कि हमें कौन बताएगा? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 10 बताएगा कि उसके बाहर नहीं होना चाहिए। तो पार्टीज के ऊपर भी कैसी रेस्ट्रिक्शन है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की रेस्ट्रिक्शन है कि उसी की आउटलाइन के अकॉर्डिंग ही उनको चलना है। और कोई रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पार्टीज के ऊपर? और कोई रेस्ट्रिक्शन भी है? यहाँ एक बात आपको ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक यूनिफॉर्म वे से किया गया कॉन्ट्रैक्ट होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस इक्वली एप्लीकेबल होती हैं सभी के ऊपर, और उन्हें प्रिंटेड फॉर्म में दे दिया जाता है। जैसे रेलवे या सिनेमा हॉल की टिकट हो गई, या जैसे ड्राई क्लीनर की स्लिप हो गई, है ना, या कॉलेज का आपके प्रोस्पेक्टस हो गया। जहां एवरीडे डेली रूटीन में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं, वहां प्रिंटेड रूप से टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉर्मेट में छपवा लिया जाता है। तो वहां उन टर्म्स एंड कंडीशंस को मानने के लिए पार्टी क्या होती है? बाउंड होती है। उसको क्या कहते हैं अपन? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो पार्टी की जो फ्री विल होती है ना, उसको रोकने का काम किसने किया? एक तो सेक्शन 10 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने किया, दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ने भी किया कि भैया आपकी और मेरी मर्जी नहीं चलेगी, वो तो जो फॉर्मेट है वही चलेगा ना। कॉलेज का प्रोस्पेक्टस है, आप कहते हैं नहीं साहब हमारी मर्जी से दिसंबर में नहीं होने चाहिए, क्या नाम है, शुभम, 5 बजे तक नहीं होगा कॉलेज, 2 तक कराओ। अब कॉलेज का प्रोस्पेक्टस कह रहा है 5 बजे तक होगा, तो करना पड़ेगा ना 5 बजे तक। तो वो किसमें है? प्रोस्पेक्टस में ही अगर कोई बात लिखी है, एवरीबडी इज बाउंड अनलेस एंड अनटिल, सभी के लिए अपन वो रूल चेंज नहीं कराते। तो एवरीबडी इज बाउंड विद दैट, दैट इज, उसको क्या कहेंगे कॉलेज के प्रोस्पेक्टस को?
या इस तरह प्रिंटेड जो फॉर्म्स है, स्टैंडर्ड फॉर्म, यूनिफॉर्म वे से किया गया कॉन्ट्रैक्ट। तो पार्टीज वहां फ्री नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में उनको रोक लगाई गई है कि इन्हीं टर्म्स को आपको मानना पड़ेगा। ये आप प्रपोजल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में। ये इस पर्टिकुलर एक कोई सेक्शन आपका नहीं मिलेगा। आप जब प्रपोजल का चैप्टर इन डेप्थ पढ़ेंगे तो वहां पर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बता रखा है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो कोई व्यक्ति एंटर करता है उसे उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है। अब जैसे रेलवे के क्लॉक रूम में अपने को सामान रखवाना है, लगेज लेके अपन खड़े हैं क्यू के अंदर, ठीक है। अब आपका जब नंबर आया, प्रियंका जी का जब नंबर आया सामान रखने का, क्योंकि गाड़ी 2 घंटा लेट है, तो उसने स्लिप दी, उस पे लिखा था कि भाई अगर सामान मिसप्लेस हो गया, आपने जो हमें दिया वो सामान अगर खो गया तो 500 रुपए का हम आपको रेलवे कंपनी जो है वो भरपाई कर देगी, कंपनसेशन दे देगी। तो प्रियंका नाराज हो गई, कहती है 500 का कैसे, इसको काट के आप इसको 5 लाख करो, मेरा इसमें ये सामान है वो सामान है, मेरा तो 5 लाख का है, नुकसान हो जाएगा अगर खो गया तो वो भाई साहब क्या कहेंगे जो काउंटर पे बैठे होंगे, मैडम ये बैग ले लो आप वापस, मैं तो 500 रुपए का ही कर सकता हूँ, आपको मंजूर है तो ठीक है रख देता हूँ सामान, नहीं तो फिर आप ही लुक आफ्टर कर लो इतनी देर। आपको अगर हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है तो इन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस पे करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को जो ड्राफ्ट करता है उन पर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। ऐसा नहीं है कि वो अपनी मनमानी शर्तें लगा सकते हैं, उन्हें अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी जाने का राइट नहीं है। उन्हें भी जो टर्म्स एंड कंडीशंस ड्राफ्ट करनी होती हैं वो अकॉर्डिंग टू लॉ करनी होती हैं। तो लॉ के बियॉन्ड तो कोई नहीं जाएगा, है ना। आपको स्वतंत्रता तो दी है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने भी फ्रीडम दी है, आप अपनी मर्जी चलाओ, लेकिन कैसे चलाओगे, नियमों के अनुसार, उसके बाहर जाकर नहीं। क्लियर हुआ। तो थोड़ा थोड़ा सा इसका जो बेसिक है आपको समझ आ रहा है कि इस एक्ट का काम क्या है। पार्टीज को ये क्या करता है, एक आजादी दे रहा है कि लीगल रिलेशन बनाओ, लेकिन लॉ की चीजों को देख लो कैसे बनना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप लीगल रिलेशन में एंटर हो सकते हैं। अब ये जो हमने बात की, ये लीगल रिलेशन क्रिएट करेगा, यानी लीगल रिलेशन क्रिएट होते ही सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या राइज हो जाती है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज। हम किसी भी रिलेशन में जब बंधते हैं, चाहे वो बाय बर्थ होते हैं, चाहे आप कोई रिलेशन बनाते हो, तो उन सब रिलेशंस में हमें क्या मिलता है, कुछ हमें अधिकार मिलते हैं तो कुछ हमारे कर्तव्य भी होते हैं। तो सेम वैसे ही लीगल रिलेशन में भी होता है, आपकी कुछ राइट्स आ जाएंगे, आपकी कुछ ड्यूटीज आ जाएंगी दोनों पार्टीज पर, और जब हम उन्हें पूरा कर देंगे, परफॉर्म कर देंगे, तो हम बाहर निकल जाएंगे। दैट इज कॉल्ड डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और अगर उनमें से कोई भी पार्टी पूरा नहीं करेगा तो ब्रीच हो जाएगा, संविदा भंग हो जाएगा, है ना। तो कैसे कैसे ये कहानी घूमनी है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, कैसे टूटेगा, इन सब के बारे में आपको ये विषय बताएगा। इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे अगर अपन बात करें तो थोड़ा बहुत ही बात करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाने वाले, क्योंकि हिस्ट्री तो इट्स वेरी लॉन्ग, बहुत आगे चली जाएगी, नहीं तो फिर नाराज हो जाओगे कि कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा रहे हो मैडम, हिस्ट्री पढ़ा रहे हो। तो ब्रीफ में लेती हूँ। तो हम इनिशियल स्टेज पे जाएं तो बहुत इनिशियल स्टेज पे अपने यहाँ बार्टर सिस्टम चलता था, एक्सचेंज वाला सिस्टम चलता था। मुगल्स के आने के बाद जो व्यापार करने का जो सिस्टम हुआ उसमें सिक्कों का रोल आ गया, कॉइन्स का रोल आ गया। और जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आ गए तो हमारे इंडिया का पिक्चर और सिनेरियो ही डिफरेंट हो गया। क्या हो गया, कई जगह प्रेसिडेंसी टाउन्स बन गए। तो जहां प्रेसिडेंसी टाउन्स बन गए थे वहां पे कौन सा लॉ चलता था, कॉमन लॉ, इंग्लैंड का कॉमन लॉ चलता था, जो अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी बेस है अभी। और किसी जगह पर क्या चलता था, पर्सनल लॉस चलते थे, व्यक्तिगत विधियां चलती थी। और कई जगह जहां ये सिस्टम नहीं था वहां चलता था इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस, न्याय, साम्य और सद्विवेक। तो पूरे भारत का जो पिक्चर था वो क्या था, स्कैटर्ड कानून था, यूनिफॉर्म लॉ नहीं था, पूरी एक रूपता नहीं थी। और ब्रिटिशर्स को, जब ब्रिटिशर्स यहीं पे थे 1600 में आ गए थे ना ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, उसके बाद छुट्टी हमें कहाँ मिली, 1947 में जाके आजादी मिली, इसी बीच आपका ये कानून बना हुआ है। ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे और यहाँ पर 1833 के अंदर लॉ कमीशन को ये काम सौंपा
कि आपको पूरे भारत के लिए, होल इंडिया के लिए कानून बनाना है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाना है। क्या बनाना है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाना है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। किसको काम सौंपा? 1833 में लॉ कमीशन को। लॉ कमीशन ने इस काम को जाके पूरा किया 1866 में। इन्होंने एक ड्राफ्ट रखा। अभी भी कानून कैसे बनते हैं? प्रारूप के रूप में आएगा ना लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने, बिल के रूप में आएगा, फिर वो पास होगा, पारित होगा, कानून बनेगा प्रेसिडेंट या गवर्नर की असेंट के बाद। तो उस समय थी गवर्नर जनरल इन काउंसिल, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, जिसको कि कानून पास करना था। तो उन्होंने इस कानून को कब 1833 में दिया था ये काम इनको, और कब पूरा किया? 1866 में रखा। उसके बाद भी इसमें काफी प्लस माइनस किए गए, कुछ चीजें घटाई गई, कुछ जोड़ी गई, और आपका ये कानून 1 सितंबर 1872 को पास हुआ। मतलब 1833 से जो यात्रा शुरू हुई, जाके कब खत्म हुई है? 1872 में, 1872 में। कितना टाइम लगा? काउंट करना। 39 ईयर्स आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बनने में लगे हैं। 39 ईयर्स। और अपन अभी क्या सोचते हैं? अभी हमने कल कोई चीज शुरू की, आज खत्म हो जानी चाहिए, फटाक दे। अपन तो 39 डेज भी जब मैं लगा लेती हूँ ना पढ़ाने में, मैं वैसे 39 नहीं लगाती, ऑनेस्टली झूठ नहीं बोलूंगी, मेरे 50-60 लेक्चर चले जाते हैं। तो स्टूडेंट क्या है, नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं मैडम ऐसे मत करो, बहुत लंबा मत करो, हमें और सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं। तो फिर मैं इसको शॉर्ट शॉर्ट करने की कोशिश करती हूँ। तो जाके मैं यही कहती हूँ कि 39 ईयर्स जिसे बनने में लगे, 39 आवर्स तो दे दो पढ़ाने के लिए, उतना तो पढ़ लो। 39-40 आवर्स तो पढ़ लो आप लोग, आपने बनाना तो है नहीं कानून। अब उन्होंने कितना टाइम लगाया? 39 ईयर्स इसे बनाने में लगाए हैं, और बहुत ब्यूटीफुली बनाया गया है ये। वाकई इसमें अमेंडमेंट्स भी बहुत ज्यादा नहीं हुए हैं, इसको बनाया ही बहुत खूबसूरत है। तो अब ये क्या है? 1 सितंबर 1872 को कहां लागू हुआ? होल इंडिया। क्योंकि उस वक्त तो कोई पिक्चर अलग था नहीं ना, जम्मू कश्मीर का अलग स्टेटस था नहीं उस समय पे। वो तो स्टेटस अलग आया था 1950 में, और अभी वापस 2019 में अपना होल इंडिया हो गया। तो यानी कि आपका ये कानून जब लागू हुआ था, एनफोर्स हुआ था, तो कहाँ एनफोर्स हुआ था? होल इंडिया। और अभी भी कहाँ है एक्सटेंट इसका, एप्लीकेबिलिटी? होल इंडिया। क्लियर? तो हिस्ट्री मैंने बहुत ब्रीफ में आपको कंप्लीट करके बताई कि इसकी कहानी क्या रही। अब अगर ये इसकी हिस्ट्री की बात करें, तो जब अपने को पता चला कि साहब ये एनफोर्स हुआ था कौन सी डेट को? 1 सितंबर 1872 को। असेंट मिली थी 25 अप्रैल को, 25 अप्रैल को इसकी असेंट मिल गई थी गवर्नर जनरल इन काउंसिल से, और इसको एनफोर्स कर दिया था 1 सितंबर 1872 को होल इंडिया में। ठीक है? क्या ये एग्जॉस्टिव लॉ है? क्या ये कंप्लीट लॉ है? क्या ये परिपूर्ण विधि है? अगर ये सवाल पूछा जाए तो No, ma'am, it's not exhaustive. क्यों? Sorry, it's exhaustive. नॉट एग्जॉस्टिव और एग्जॉस्टिव? Non-exhaustive. कौन कह रहा है? शीला। क्यों? क्यों नहीं एग्जॉस्टिव? मैम, प्रियम्बल से हमें ये चीज पता चलती है कि इसमें सर्टेन पार्ट्स ही लॉ के डिस्कस किए गए हैं जिन पे हम अमेंड कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं। बिल्कुल सही। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव लॉ, ये कंप्लीट लॉ नहीं है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो इसकी प्रियम्बल ने ही हमें कह दिया। प्रियम्बल हमें क्या बता रही है? कि ये सिर्फ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताएगा और कुछ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट बताएगा। इससे रिलेटेड और भी कई कानून हैं। जैसे आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो बना हुआ है, उसमें अपन क्या करते हैं? इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी की परचेजिंग सेलिंग के बारे में, मॉर्गेज के बारे में, लीज के बारे में ट्रांजेक्शन बताया गया ना, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। बेसिक तो वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ही है ना। उससे रिलेटेड अलग कानून है। सेल ऑफ गुड्स आप पढ़ते हो तो उसमें क्या होता है? मूवेबल प्रॉपर्टी यानी गुड्स फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर सेल होता है।
पार्टनरशिप करना भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो चेक लेने देने की बात करता है, प्रॉमिसरी नोट, वो भी कॉन्ट्रैक्ट है। इंश्योरेंस लॉ के अंदर अगर आप इंश्योरेंस करवा रहे हो, मकान का करा रहे हो, मूवेबल प्रॉपर्टी का करा रहे हो, दैट इज ऑल्सो ए कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी में शेयर खरीदना इज अ कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी लॉ। कितने सारे कानून है रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, अलग अलग जगह दिए हुए हैं। अगर कभी ऐसा हो इन फ्यूचर कि कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सभी कानूनों को एक जगह कंसोलिडेटेड वे में दिया जाए, तो आप उसे नाम दे देना कॉन्ट्रैक्ट कोड। अब एक शब्द याद आया, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या फर्क पता चल रहा है? एक्ट और कोड में कुछ फर्क पता चल रहा है? एक्ट उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बात करेगा जिसके बारे में उसकी प्रीएम्बल बता रही है, स्पेसिफिक, नॉट कंप्लीट इन इटसेल्फ। इवन कॉन्ट्रैक्ट में जब आपको बात पता चलेगी कि भाई माइनर या मेजर का डेफिनेशन, तो उसके लिए भी जाना पड़ेगा हमें मेजोरिटी एक्ट में, इंडियन मेजोरिटी एक्ट में। पूरी चीजें वहां नहीं मिल रही हैं। एंड कोड मींस कंप्लीट इन इटसेल्फ। संहिता यानी कोड क्या होता है? जो अपने आप में परिपूर्ण है। इंडियन पिनल कोड डेफिनेशन क्लॉज भी वहीं दिया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है, सब्सटेंटिव लॉ है आईपीसी, वहां आपको डिफाइन करके बताया हुआ है अपराधों के बारे में, उनके क्लासिफिकेशंस बताए हुए हैं, है ना। तो कोड यानी अपने आप में पूरा होता है। एक्ट नॉट कंप्लीट इन इटसेल्फ, पूरा विषय कवर नहीं कर रहा है ये, तो ये एग्जॉस्टिव यानी कंप्लीट विधि नहीं है। एक सवाल का जवाब यहां मिल गया अपने को कि ये परिपूर्ण यानी कंप्लीट लॉ नहीं है। अब बात करते हैं थ्योरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरीज कौन सी हैं? थ्योरीज जो है ना, ये पूरे आपके कॉन्ट्रैक्ट का बेस है। जितने भी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट पढ़ोगे आप उसी में कवर होंगे। थ्योरीज जो है आपकी वो दो तरीके की है। एक है सब्जेक्टिव व्यक्तिनिष्ठ सिद्धांत, सब्जेक्टिव थ्योरी व्यक्तिनिष्ठ सिद्धांत, ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ सिद्धांत बोलते हैं। सब्जेक्टिव थ्योरी का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हम एक्सप्रेस वे का यूज करेंगे, अभिव्यक्त तरीके का इस्तेमाल करेंगे, यानी हम रिटन वे से या वर्बल वे से हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। हम या तो लिख के कॉन्ट्रैक्ट करेंगे रिटन वे से, या वर्बल हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे पार्टीज जो भी हैं। और ऑब्जेक्टिव थ्योरी का मतलब होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो केवल आचरण के आधार पे होते हैं, बाय बिहेवियर और कंडक्ट। जैसे शू शाइनर शूज पॉलिश करता है, उसको कहा उसने कुछ नहीं है, कूली आके लगेज उठाता है आपके पास रखा हुआ, उसका ये बिहेवियर या कंडक्ट क्या शो करता है हमें कि ही वांट टू मेक अ प्रपोजल एंड वी डिडंट डिनाई हिम। उसने लगेज उठाया, हमने उसे मना नहीं किया, मींस हमारी क्या है वो एक्सेप्टेंस। सो वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट बन गया? बाय बिहेवियर, बाय कंडक्ट। उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव थ्योरी के ऊपर बेस्ड है वो। तो जितने भी तरीके के आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ोगे, यहाँ नहीं कहीं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की बात आएगी तो वो यहाँ तो सब्जेक्टिव थ्योरी होगी या ऑब्जेक्टिव। अब इसे याद करना आसान है। ऑब्जेक्टिव आपका कौन सा है? प्री का एग्जाम सब्जेक्टिव आपका कौन सा आता है आरजेएस का? यही तो पैटर्न रहता है।
अब देखिए अगली बात करते हैं थ्योरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद। अब आती है बात ये राइट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको कौन से अधिकार देता है? तो अब इसमें एक बात आएगी, अभी हमने पढ़ा था कि ये सिविल का भाग है, तो क्या हम मतलब जितने भी कानून है वो कैसे बटे हुए हैं? सिविल क्रिमिनल में बटे हुए हैं, और या तो सब्सटेंटिव में आएंगे या प्रोसीजर में आएंगे, ये कैटेगरीज अपन ने डिवाइड कर रखी है। तो कॉन्ट्रैक्ट जबकि सिविल लॉ का पार्ट है, तो क्या हमें कौन सा राइट देता है? ये मैं ये कहूं सिविल राइट देता है, ये बात सही है क्या? ये सिविल राइट देता है, दीवानी अधिकार देता है, बात सही है? सही है? गलत कहाँ है? क्रिमिनल राइट तो दे ही नहीं रहा, सिविल का ही पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात हमें यहाँ दूसरी समझनी है एक और। अब आईपीसी की अगर मैं बात करूं तो आईपीसी कौन सा कानून है आपका? इसके बारे में कोई बताएगा मुझे? आईपीसी सब्सटेंटिव लॉ है या प्रोसीजरल लॉ है? सब्सटेंटिव लॉ है, सब्सटैंटिव लॉ है। क्योंकि ये हमें क्या बताता है? अपराध की परिभाषा डिफाइन करता है, ऑफेंस को डिफाइन करता है, उसका पनिशमेंट बताता है। तो ये कौन सा कानून है? आईपीसी सब्सटेंटिव लॉ कहलाता है, क्रिमिनल से रिलेटेड सब्सटेंटिव लॉ। अब ये कौन से अधिकारों की बात करता है या लायबिलिटी की बात करता है? ये सिविल की बात करता है या क्रिमिनल की बात करता है? तो अपन सीधे दिमाग कहाँ जाएगा? क्रिमिनल लॉ का भाग है, क्रिमिनल की बात करते हैं। यहां आप गड़बड़ हो जाएंगे, क्योंकि हमें बेसिक बात क्या ध्यान रखनी है, ये जो राइट्स होते हैं ना, ये हमेशा एक ही कैटेगरी होती है, कानूनों को बांट दिया गया है, लेकिन अधिकार केवल कौन से होते हैं? हमेशा केवल एक ही कैटेगरी होती है। घर में बॉस कौन होता है? एक ही होता है। आजकल महिलाएं ही बॉस होती हैं, अब चाहे कोई भी घर हो, नए जमाने का या पुराने जमाने का, चलेगी तो वाइफ की चलेगी या मम्मी की चलेगी या बेटी की चलेगी। सॉरी टू से महिलाएं सबसे पहले, अब आगे करते करते हमें आगे कर ही दिया। लेडीज फर्स्ट किया था सबने, तो फर्स्ट। तो अब ये सुप्रीम सुप्रीम पावर तो एक ही रहेगी। क्या? अब वो सिनेरियो तो चेंज होता है ना, अब हमारा भी जमाना जाने वाला है, थोड़े दिन की बात है, 5 7 8 10 साल। अब ये कानून लेके आने वाले हैं, तो क्योंकि अब 8 10 साल एंजॉय कर लो। वो सबकी पलटती है बारी, तो हमारी भी पलटने वाली है। तो अब ये सिविल राइट्स हमेशा क्या ध्यान रखेंगे? केवल कौन से होते हैं? सिविल ही होते हैं, क्रिमिनल नहीं होते। जब अब अपन कहेंगे आईपीसी, फिर क्या है? आईपीसी में क्या होता है? जैसे आप देखिए, पहले तो राइट्स की बात कीजिए। राइट्स आपको कौन दे रहा है? अधिकार आपको कौन दे रहा है? ये कानून दे रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। तो अपन कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मूलभूत अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट। हमने कहा ये फंडामेंटल राइट है, मतलब जिनके बिना सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, दीज आर द फंडामेंटल राइट्स। कुछ अलग अलग कानूनों के जरिए मिल रहे हैं, जिन्हें हम स्टैच्यूरी राइट्स कह रहे हैं। लीगल राइट्स, स्टैच्यूरी राइट्स। संविधान में जैसे आपका संपत्ति प्रॉपर्टी का राइट को हटा के अब फंडामेंटल से हटा दिया उसको, है ना? तो अलग अलग कैटेगरीज आ गई। कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए जो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिलते हैं, किसी अदर लॉ के जरिए स्टैच्यूरी राइट्स मिलते हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, लेकिन ये सारे अधिकार केवल एक कैटेगरी के हैं, सिविल। जब इनका वायलेशन होता है तो लायबिलिटीज अराइज होती हैं। जब इन सिविल राइट्स का वायलेशन होता है, हनन होता है, तो लायबिलिटी अराइज होती है, और उस लायबिलिटी को डील विद कहां किया गया है? आईपीसी में। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, उसको कोई इफेक्ट करेगा, उसका कोई वायलेशन करेगा, तो लायबिलिटी अराइज हुई। वो लायबिलिटी कौन डील कर रहा है? आईपीसी डील कर रहा है ना। किसी का मर्डर हुआ, असॉल्ट हुआ, ग्रीवियस हर्ट हुआ, कौन से राइट्स का वायलेशन हो रहा है? हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। लेकिन वो राइट कौन सी कैटेगरी के हैं? सिविल कैटेगरी के नहीं ही है, क्रिमिनल कैटेगरी के नहीं है। तो दिमाग में पिक्चर क्या बैठानी है? ये भी क्योंकि इंटरव्यू में आया हुआ क्वेश्चन है, जो मैंने आपको बताया अभी, राइट्स वाला। और ये मैं जनरली स्टूडेंट्स को हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि ध्यान रहे ये बात, है ना? क्योंकि क्या होता है, अपन लॉ पढ़ना तो शुरू कर देते हैं, सेक्शन फलाना फलाना, लेकिन वो बेसिक चीज अगर गड़बड़ हो जाती है तो फिर वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमारा इंटरव्यू में ही जाके गड़बड़ हुआ तो दिक्कत हो जाएगी।
तो क्या कैटेगरी ध्यान रखनी है? अधिकारों की एक ही कैटेगरी है, सिविल राइट्स होते हैं, और उनका वॉयलेशन होने पे लायबिलिटी अराइज होती है, वो दो तरीके की होती है, वो सिविल भी हो सकती है, वो क्रिमिनल भी हो सकती है। क्रिमिनल लायबिलिटी हो गई मतलब ये कि इम्प्रिजनमेंट मिलेगा बंदे को जिसने गलती की, और सिविल का मतलब ये हो गया कि क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी, जिसको कि डील विद कहाँ करते हैं अपन? कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं, अपन सीपीसी में पढ़ते हैं, है ना, और इधर आईपीसी। तो ये चीज एक तो क्लियर रखो। दूसरा, अब यहाँ पे क्या बात करनी है? राइट्स में इन पर्सोनम और इन रैम, व्यक्ति लक्षी अधिकार और लोक लक्षी अधिकार, राइट इन पर्सोनम एंड राइट इन रैम, ये वर्ड ध्यान रखने हैं। राइट इन पर्सोनम का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्संस, व्यक्तियों के समूह के खिलाफ या किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के खिलाफ। इन पर्सोनम का मतलब ये हो गया जिसके साथ आप लीगल रिलेशन में बंधे हो, उसी के अगेंस्ट आपको राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं, और किसी के खिलाफ नहीं। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी हो गई। बी ने ब्रीच किया तो ए हैज अ राइट टू टेक एक्शन अगेंस्ट बी ओनली। ठीक है, ये अलग बात है कि अब इसके एलआर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ कुछ सिचुएशंस में जहां होगी अराइज होनी, वहां अपन करेंगे पर्सनल एबिलिटी के कॉन्ट्रैक्ट के अलावा। लेकिन इन पर्सोनम का मतलब क्या हो रहा है? उसी व्यक्ति के विरुद्ध आपको अधिकार मिल रहे हैं जिसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, with whom you are going to enter in a legal relation or contract. कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज उन्हीं के बीच में ही राइट्स और लायबिलिटीज अराइज करता है। एवरी अदर पार्टी इज स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। ये कंसेप्ट भी आपने पढ़ा ही हुआ है, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट भी है। आपने डॉक्ट्राइन का नाम भी सुना है, डॉक्ट्राइन ऑफ प्राइवेटी टू कॉन्ट्रैक्ट, संविदा की गुप्तता का सिद्धांत। मतलब संविदा दो लोगों के बीच में गुप्त रहता है, सीक्रेट रहता है। डॉक्ट्राइन ऑफ प्राइवेटी टू कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू, अजनबी व्यक्ति बात प्रस्तुत नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आपको जो राइट देगा वो इन पर्सोनम देगा। तो मतलब ये बात खत्म हो जाएगी इन रैम वाली। इन रैम का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, समस्त विश्व के विरुद्ध। जैसे कि आप टॉर्ट में पढ़ते हो, टॉर्ट में जो राइट्स का वॉयलेशन है वो कौन सा है? इन रैम है। शुभम अभी अपनी बाइक बाहर खड़ी करके आया पार्किंग प्लेस पे, शुभम बाहर बाइक खड़ी करके आया ना, तो क्या उस पे लिखा है कि भाई ये शुभम की बाइक है, इससे पूछे, मेरे से पूछे बिना कोई हाथ नहीं लगाएगा? जो जो जिस साधन पे आए हो लिख के आए हो क्या बाहर? कभी ऐसा करते हो आप लोग? घर में भी कभी ऐसा करते हो? ऑब्वियस सी बात है, एक की मोबाइल है तो दूसरा हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन क्या लिखा होता है उस पे? वो कौन सा राइट है? अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। उस वो नहीं कि मैंने इससे कॉन्ट्रैक्ट किया, इससे कॉन्ट्रैक्ट किया, इससे कॉन्ट्रैक्ट किया, तुमने ब्रीच कर दिया। वो कौन से राइट है? इन रैम, अगेंस्ट द होल वर्ल्ड हमें मिले हुए हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में इसका रोल नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में किसका रोल आएगा? इन पर्सोनम, जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसी के अगेंस्ट आपको राइट्स एंड लायबिलिटीज मिलने वाली हैं। इतना समझ आया इस सब्जेक्ट के बारे में? अब अपन चलते हैं इसकी परफॉर्मा या स्कीम ऑफ द एक्ट के बारे में, कि जब इस एक्ट को एनफोर्स किया, कौन सी डेट आई थी अभी मैंने बताई आपको? 1 सितंबर 1872। तो जिस दिन इस एक्ट को एनफोर्स किया था उस दिन इसका सिनेरियो क्या था, उसका परफॉर्मा या स्कीम क्या था, अपन उसकी बात कर लेते हैं। उस दिन इसमें टोटल 11 चैप्टर और 266 धाराएं थी, 11 चैप्टर्स एंड 266 इसमें सेक्शंस थे जब इसको लागू किया गया, एनफोर्स किया गया। चैप्टर नंबर 1 to 6, सेक्शन 1 to 75, ये कौन सी चीजें हैं? जनरल प्रिंसिपल्स।
आपका चैप्टर 1 to 6 कवर करता है 75 सेक्शन, जिसमें सामान्य सिद्धांत बताए गए हैं, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताए गए हैं। आप कोई भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लो, सेल ऑफ गुड्स, इंश्योरेंस, कंपनी, टीपी, एनआई, सब में कौन से प्रिंसिपल काम आएंगे? ये, इसीलिए इसको ध्यान से हमें देखना है। चैप्टर है अगला आपका 7, सेक्शन 76 से 123। यहां पर प्रोविजन बताए गए सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड। चैप्टर 8, सेक्शन 124 से 147, इंडैम्निटी एंड गारंटी। हिंदी मीडियम कौन है यहाँ पे? ऑनलाइन में हिंदी मीडियम है कोई स्टूडेंट? अगला चैप्टर 9, सेक्शन 148 से 181, बेलमेंट एंड प्लेज। चैप्टर नंबर 10, सेक्शन 182 से 238, एजेंसी। और चैप्टर नंबर 11, सेक्शन 239 से 266, पार्टनरशिप। ये था परफॉर्मा और स्कीम ऑफ द एक्ट। इनिशियली 1 सितंबर 1872 को जब इसको एनफोर्स किया गया। इसके बाद क्या हुआ? ये जो आपका चैप्टर नंबर 7 है, सेल ऑफ गुड्स, इसको यहां रिपील कर दिया गया इन प्रोविजंस को, और अलग से एक एक्ट आ गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जिसे 1 जुलाई को एनफोर्स किया गया था। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 1 जुलाई को एनफोर्स किया गया, और ये चैप्टर 7 के प्रोविजंस को रिपील कर दिया गया। चैप्टर नंबर 11 को भी रिपील किया गया, और इसकी जगह आ गया आपका पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसे 1 अक्टूबर 1932 को एनफोर्स किया गया। अब इन्होंने जब इनको प्रोविजंस को यहां से डिलीट किया, रिपील किया, और नया कानून आ गया, क्योंकि एक ही विषय पे दो कानून तो नहीं हो सकते ना। सेल ऑफ गुड्स के प्रोविजंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से हटा दिए इन्होंने और नया कानून ले आए। पहली बात तो इसकी क्या जरूरत पड़ गई ऐसा करने की? यहाँ थे प्रोविजन, उसके बावजूद भी अलग कोई कानून आया है, तो क्यों आया है? क्यों आता है कोई कानून? क्या? वो तो है, तो वो यहाँ पे भी तो हो रहा था देन। So we can say there was some kind of vacuum. You can say some drawbacks were there. All the things were not completed in that particular law and provisions. That's why, है ना? तो previous जो आपके provisions दिए गए, उनमें कई जगह पर vacuum था, समाधान नहीं मिल रहा था। Suppose partnership की हम बात करें, तो वहां पे कहा गया yes partnership में partner जो minor है, he can be admitted for the benefits, but राइट्स एंड लायबिलिटीज क्या होने वाले हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस को डिटेल में डील विथ नहीं किया था, है ना? ऐसे ही सेल ऑफ गुड्स के अंदर अनपेड सेलर के राइट्स और लायबिलिटीज की बात आ रही थी। तो ऐसे कई सारे वैक्यूम्स थे जिनका जवाब इन प्रोविजंस में नहीं मिल पा रहा था। दैट्स व्हाई सेपरेट लॉ बनाए गए। तो अब अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 3 हिस्से हो गए। नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसमें क्या है? 1 to 75 जनरल प्रिंसिपल्स, इन सेक्शंस को रिपील कर दिया, सीक्वेंस नहीं बिगाड़ा है,
सीक्वेंस चेंज नहीं किया। तो सीक्वेंस क्या आ रहा है अब अपने पास ये 124 से 238 तक। तो अपने को आरजेएस में क्या पढ़ना है आपके एग्जाम्स के लिए? आपको तो ये तो 1275 और उसके बाद आपका ये 124 से 238, ये तो जनरल प्रिंसिपल्स कहलाएंगे। और ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे? स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स, विशिष्ट संविदाएं। आपके एग्जाम भी होता होगा जब तो लॉ में, चाहे वो 3 ईयर हो 5 ईयर हो, जनरल कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट करके 2 अलग अलग पेपर हुए हैं आपके। तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट में 75 सेक्शन कवर होते हैं। स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट आपके ये आ गए कौन कौन से? सेक्शन 124 से 238। और सेल ऑफ गुड्स अलग हट गया, पार्टनरशिप भी अलग हट गया। पहले तो आरजेएस में पार्टनरशिप और सेल ऑफ गुड्स भी कवर होता था, लेकिन अब इनको हटा दिया गया। अब अदर स्टेट्स में तो इसको दे रहे हैं, अपने यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट ही पढ़ना है, मीन्स ये 2 लॉ नहीं पढ़ना है। आप मेरे से बच गए, नहीं तो ये सब्जेक्ट भी मैं ही पढ़ाने वाली थी। सेल ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप, हालांकि वीकेंड में है, हम लोग वीकेंड में इसको लेंगे सब्जेक्ट्स को। वहां हम जुडिशरी का अलग कोर्स कराते हैं, जुडिशियल का, जिसमें कि बाकी अदर स्टेट्स के लिए भी बच्चों को अपेयर होना हो। तो लेकिन आप ये जो कोर्स अभी कर रहे हैं उसमें आपका ये 2 सब्जेक्ट नहीं आएंगे, है ना? कितनी खुशी की बात है। तो ये अपना सिलेबस कवर हुआ। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं। ऑब्जेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विथ A, general principles of contract and 3 specific contract. Option number 2, it covers or deals general principles of contract and 5 specific contracts. Option number 3, it deals with general principles of contract and some specific contracts. Which one is the right answer? एक जगह general principle मैंने हर जगह बोला है, एक जगह मैंने बोला है some specific contract, एक जगह मैंने बोला है 3 specific contract, एक जगह मैंने बोला है 5 specific contract। इतना फर्क है। ऑप्शन इन 3 में से कौन सा राइट आंसर है? मैम 3। जनरल प्रिंसिपल तो है ही है सब जगह, कौन सा Some है? of the मैम 3। सम 3 कौन के सम मैम किसने कहा? 3। सम किसने रिया कहा? रिया रिया का कहना है सम। और शीला? मैम 3। 3 स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। और ज्योति? यस मैम। आपका क्या कहना है? मैम 3। 3 ही है। यस, नॉट श्योर। 5 3 सम। आप सम पे आए, 3 पे आए। 5 इज द राइट आंसर। जो श्योर नहीं थे। चैप्टर 3 है ये, देखिए ध्यान से। चैप्टर 3 है, कौन सा? चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10। लेकिन ये जो कवर कर रहा है ये 5 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट कवर कर रहा है। इंडैम्निटी अलग है, गारंटी अलग कॉन्ट्रैक्ट है। बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, हालांकि प्लेज एजेंसी बेलमेंट का ही भाग होता है, लेकिन ये अलग टाइप का है कॉन्ट्रैक्ट, और मेंशन भी किया गया है इसमें। तो आपके ये कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं? 5। हाँ, अब ये देखो, यहाँ पे सम भी तो राइट है, गलत तो नहीं है वो। लेकिन अगर पर्टिकुलर हमें दिया गया है, यानी हमें कैसे करना है? कई आपको आंसर्स ऐसे मिलने वाले हैं जो आपको लगेगा ये भी राइट है, ये भी राइट है। क्या करना है? उसमें 100% एंड 99% वाले में जाना है। तो जो 100% है, चूंकि अगर वैसे यहाँ पे 5 का ऑप्शन नहीं होता तो सम राइट होता, लेकिन यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया, इसीलिए 5 इज द राइट आंसर। तो दूसरी बात, अगर आपसे यहाँ पे पूछा गया होता चैप्टर कितने हैं, तो अपन क्या बताते? 3। सो क्वेश्चन
एक चीज आपको हमेशा मैंने कही है अपने स्टूडेंट्स को कि आपको आंसर देने पे ध्यान नहीं देना है, आपको क्वेश्चन पढ़ने पे ध्यान देना है। आपको जवाब आता है भाई, आपको हमसे ज्यादा आता है। आप कितने साल से पढ़ रहे हो भाई? मैं तो 1-2 सब्जेक्ट जो पढ़ा रही हूँ, 4-5 सब्जेक्ट बस वही पढ़ रही हूँ। आप तो कितने सारे लॉस पढ़ चुके हो, अभी पढ़ते आ रहे हो। नहीं तो फिर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि मुझे जवाब आता है कि नहीं आता। सब फीडेड है यहाँ, क्योंकि वो गया मेमोरी में एक बार तो वो स्टोर रहता है। ऐसा नहीं है अपने को याद आ जाती है चीज, तो वो स्टोर रखना है आपको और क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है। आपने जिस दिन इस पॉइंट को पकड़ लिया ना कि रीड क्वेश्चन केयरफुली, तो आपका प्री तो इजीली निकल जाएगा। प्री में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि वहां यही गड़बड़ हो जाती है। हम क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ते हैं और हमें जवाब उसका आता था, घर आने के बाद यही हमको रोना होता है कि भैया ये मुझे आता था, मैं गलत करके आई हूँ। तो वो मत करो। क्वेश्चन आते हुए भी आप कॉन्फिडेंट हो मुझे अच्छे से आता है, फिर भी दूसरी बार पढ़ो उसको। दूसरी बार पढ़ते ही आपको क्लिक कर जाएगा कि यहाँ पे राइट आंसर क्या है, फिर बेफिक्री से आप क्लिक कर दो। ठीक है, तो यहाँ अपने को ये पता चला, और इससे क्या पता चल रहा है कि ये एक्ट एग्जॉस्टिव भी नहीं है, कंप्लीट भी नहीं है। ये सिर्फ इतनी सी चीजें ही कवर कर रहा है और बाकी सारे लॉज हमारे अभी अलग हैं। इसी के एक्ट 2 टुकड़े हो गए, सेल ऑफ गुड्स अलग चला गया, पार्टनरशिप अलग चला गया। तो ये अपने आप में परिपूर्ण विधि नहीं है, और ये आपको प्रीएम्बल में भी बताया गया है। चलिए, ये तो हो गया इसका परफॉर्मा और स्कीम ऑफ द एक्ट। अब जो आप सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, उस पूरे सब्जेक्ट को 3 अलग अलग कैटेगरीज में आप बांट सकते हो, है ना। ये जितना भी विषय आप पढ़ने वाले हो कॉन्ट्रैक्ट का, यहाँ पे आपको क्या चीजें मिलने वाली हैं। आपको पता लगेगा फॉर्मेशन कैसे होता है कॉन्ट्रैक्ट का, संविदा बनाया कैसे जाता है, इसके रूल्स रेगुलेशंस आपको मैं बात कर रही हूँ 1 to 75, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा, यही बेसिक है, स्पेसिफिक तो आपको लेटर ऑन पता चलना है। तो ये 1 to 75 में आपको क्या पता चलना है, फॉर्मेशन कैसे होगा, परफॉर्मेंस कैसे होगा, है ना, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा। तो ये पूरी चीजों को अपन 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। कौन कौन सा? फॉर्मेशन, पहले बात तो फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, यानी संविदा बनेगा कैसे, क्या क्या चीजें जरूरी है किसी कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन करने के लिए। उसके बाद जब हमने कॉन्ट्रैक्ट बना ही लिया है तो क्या करना पड़ेगा, उसको परफॉर्म करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। और तीसरी बात, परफॉर्मेंस के बाद हम वहां से बाहर निकलेंगे, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इन 3 भागों में आपको 1 to 75 सेक्शंस को पढ़ना है। अब आप सबके हाथ में बैरेक्ट होगा, है ना, बैरेक्ट का इंडेक्स। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए सबसे पहले उस सब्जेक्ट को, इंडेक्स को देखा करो कि वो किस तरीके से, ये पूरे 6 चैप्टर जो दिए हुए हैं उसमें क्या क्या किस तरीके से बांटा हुआ है। चैप्टर नंबर 1 देखो आप, सबसे पहले क्या लिखा है, प्रीएम्बल लिखा है। इंडेक्स निकालो केवल, बताओ किसके हाथ में, बैरेक्ट। बुक नहीं, बैरेक्ट लो, बुक मत लो अभी, क्योंकि जो चीजें इंपॉर्टेंट है सारी वो मुझे आपको बतानी है, नोट्स भी देने ही है, और सब जो केस लॉज वगैरह हैं आपको दिमाग इतना लगाना ही नहीं है। आपको बैरेक्ट हाथ में जरूर रखना है, बाकी जितनी चीजें हैं वो सब मैं कवर करवाने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखो क्या लिखा है, प्रीएम्बल लिखा है टाइटल, उसके बाद क्या लिखा है, प्रिलिमिनरी, है ना। चैप्टर नंबर 1 कहां से स्टार्ट है, कौन सी सेक्शन से स्टार्ट है, प्रिलिमिनरी पार्ट में आपको क्या बताया गया है, सेक्शन कौन से, 1 और 2 बताया गया है ना। उसमें क्या क्या बताया गया है 1 और 2 में आपको, उसमें आपको बताया गया है शॉर्ट, टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट और डेफिनेशंस। और चैप्टर नंबर 1 कहां से शुरू हो रहा है, सेक्शन 3 से कहां तक बताया गया है। टाइटल देखो क्या लिखा है उसका, उसका हेडिंग क्या लिखा है, प्रपोजल
और एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कैसे होना है, रिवोकेशन कैसे होना है, ये आपको सबसे पहला चैप्टर बताएगा। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन का सबसे पहला कदम क्या होता है? प्रपोजल। तो प्रपोजल के बारे में आपको, और एक्सेप्टेंस, इसका रूल्स रेगुलेशंस, कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा, हम रिवोकेशन यानी क्या अपना प्रपोजल देने के बाद वापस ले सकते हैं कि नहीं, इसको आपको इस फर्स्ट चैप्टर में बताया गया है। इसका टाइटल देखा आपने, क्या लिखा है? दूसरा चैप्टर बताओ, कहां से कहां तक है? सेकंड नंबर का आपका जो चैप्टर है वो आपका कवर कर रहा है 10 to 30, और क्या क्या बता रखा है यहाँ पर आपको? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी बता रखा है क्या? बता रखा है क्या? आपको ये वाला जो पार्ट है सेक्शन 10 to 30, सेक्शन 10 बताएगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, किस तरह से, कौन कौन सी चीजें जरूरी है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन के लिए, हमें क्या क्या चाहिए। जैसे मैं आपको बता रही थी, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, कंसीडरेशन, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, है ना। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बताएगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आपको बताए गए हैं यहाँ पर। वॉइडेबल का मतलब होता है एक पार्टी, एग्रीड पार्टी जो है उसके ऑप्शन पे उसे वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है ना। और इलीगल एग्रीमेंट जहां पर कि ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, अनलॉफुल हो जाता है। जो अपना ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट है वो किस किस चीजों से, अभी कौन कौन सी चीजें आपको टर्मिनोलॉजी ध्यान रखनी है, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, दो चीजें अपने सामने आती हैं। तो अब हम इन टर्मिनोलॉजीज में अगर गड़बड़ कर देंगे, हम एक चैप्टर पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स का, तो वो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नहीं तो स्टूडेंट क्या करते हैं, वॉइड एग्रीमेंट की जगह वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की जगह वॉइडेबल एग्रीमेंट, वो सारी कहानी खत्म कर देगा शुरू करने से पहले। आप बाकी सारा पढ़ जाओ, जितना मर्जी हो सके अच्छे तरीके से पढ़ जाओ, इन पॉइंट्स को आपने ध्यान नहीं दिया तो पूरा सब्जेक्ट बेकार है। अभी भी मेंस का हम लोग, कई लोगों का जिनका भी कोर्स हमने कराया है, उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत इस सब्जेक्ट में और कहीं नहीं आती, यही आती है, और यही नंबर खत्म हो जाते हैं कि आपको यही नहीं पता कि ये एग्रीमेंट आना चाहिए था या कॉन्ट्रैक्ट वर्ड आना चाहिए था, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आना चाहिए था। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पूरे सब्जेक्ट में। तो डेफिनेशन क्लॉज को हमें जितना ढंग से पढ़ना है, उसमें फिर आगे आपको कोई परेशानी इस सब्जेक्ट में नहीं आने वाली। आगे बताइए क्या बता रखा है चैप्टर नंबर 3 में, कहां से शुरू है? ये आपको कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट इन दोनों के बारे में बताएगा, सेक्शन 31 से 36। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, कंडीशन बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है एब्सोल्यूट विदाउट कंडीशन, मतलब आज मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया तो आज ही हम दोनों के बीच में राइट्स एंड ऑब्लिगेशन अराइज हो गए हैं और मुझे उसे पूरा करना ही है और आपको भी पूरा करना ही है एनी हाउ। एक होता है कंटिंजेंट, मतलब बेस्ड ऑन सम फ्यूचर इवेंट, भविष्य की किसी घटना पर निर्भर। बहुत सिंपल इलस्ट्रेशन लेते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं अपन अपने मकान का, है ना, और इंश्योरेंस कंपनी को आप देते हैं प्रीमियम। अब इंश्योरेंस कंपनी हमें क्या दे रही है, अभी प्रॉमिस दे रही है केवल कि अगर आपके मकान का कोई नुकसान इन फ्यूचर हुआ, अभी थोड़े दिन पहले वो भूकंप आया था खतरनाक वाला, हिल गए थे सब बाय एक्ट ऑफ गॉड, अगर कोई नुकसान हो जाता, भगवान ना करे, लेकिन कोई नुकसान हो जाता तो उस नुकसान को कवर कौन करता, इंश्योरेंस कंपनी। तो परफॉर्मेंस की लायबिलिटी, अभी तो इंश्योरेंस कंपनी आराम से बैठी थी ना, वो भूकंप या बाढ़ इन सब के आने से पहले वो तो आराम से बैठी, वो क्या ले रही है हमसे, प्रीमियम। उसकी तो परफॉर्मेंस की लायबिलिटी नहीं है, परफॉर्मेंस प्रीमियम पे करने की लायबिलिटी सिर्फ किसकी है, अभी तो हमारी है। उनकी लायबिलिटी कब आनी है, बेस्ड ऑन सम फ्यूचर इवेंट। तो जहां किसी पार्टी की लायबिलिटी किसी कंडीशन पे बेस्ड होती है, बेस्ड ऑन सम फ्यूचर इवेंट,
तो उसको कहते हैं कंटीजेंट या कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कि जो कि आपको 31 से 35 में बताए गए हैं। 36 से आपको कंटीजेंट एग्रीमेंट बताता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं। 36 से आपको बताता है कंटीजेंट एग्रीमेंट। अब ये थोड़ा हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इस पे डिटेल में, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स की। तो इन टर्मिनोलॉजीज को, क्योंकि एक एक को बहुत प्यार से धीरे धीरे देखना पड़ेगा कि ये क्या कह रहे हैं। अगला चैप्टर क्या है, कहां से कहां तक है? आप जब संविदा को बना लेते हो, आप यहां से लेके निकले, अपनी यात्रा आपने शुरू की, सेक्शन 3 से लेके आप यहाँ जान लिए कि हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना लिए हैं। बना लिए हैं तो उसको क्या करना है, आपको परफॉर्म करना है। तो परफॉर्म किसको कब करना है, उसके नियम। न्यूज़पेपर वाला न्यूज़पेपर आपको पहले देके जाएगा, मंथ के एंड में अपन पे करेंगे उसको। मिल्क वेंडर के साथ भी ये सीन है। लेकिन कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो कॉलेज में फीस पहले जमा करा रहे हैं, कॉलेज पूरा साल हमें परफॉर्मेंस बाद में कर रहा है। आपकी फीस डिपॉजिट होने का परफॉर्मेंस वहां पहले हो रहा है, और जबकि न्यूज़पेपर वाला सप्लाई पहले कर रहा था, अपन पेमेंट बाद में कर रहे थे। तो कौन सी पार्टी कब परफॉर्म करेगी, कैसे परफॉर्म करेगी, इस बारे में जितने भी नियम है वो कहाँ पढ़ने वाले हो आप, इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। इसमें क्लेटन्स रूल इंपॉर्टेंट आएगा। इसमें जो नियम आएंगे वो आपके इंडेमनिटी गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में भी बहुत अच्छे से काम आएंगे, है ना। तो 31 टू 67 सॉरी, ये आपके परफॉर्मेंस के सारे नियम बताएगा। अगला चैप्टर अब ये आ गया क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट, जो इस सब्जेक्ट का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है, जिसे कि मैं कॉन्ट्रैक्ट का सोल कहती हूँ, संविदा की आत्मा। देखो उस समय भी चाहे वो ब्रिटिशर्स का काम क्या था कि आपको पता ही है उस बारे में अपन क्या चर्चा करें, लेकिन उन्होंने भी जब इसको बनाया तो मतलब ये देखा कि कानून जो होता है ना, उससे भी ऊपर होता है न्याय, लॉ से ऊपर होता है जस्टिस। दोनों में चीजों में फर्क है, दोनों शब्दों को ध्यान से सुनना जो मैं बोल रही हूँ। लॉ जो है वो तो है ही सुप्रीम, सबको क्या दे रहा है, राइट्स दे रहा है, किसी की लायबिलिटी बता रहा है, उसी के जरिए अपन एनफोर्समेंट जाके करवा रहे हैं। लेकिन उससे भी ऊपर एक चीज हो जाती है, जस्टिस। तो कई बार कानून की चीजों से हटके भी हमें जाना पड़े तो जाना पड़े, न्याय होना चाहिए। तभी तो जुडिशियल ऑफिसर्स को आप लोग जो तैयारी कर रहे हो जिस एग्जाम की, वहां आपको जो कई जगह पावर दी जाती है उसको क्या कहा जाता है, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट, विवेकाधीन शक्ति। मतलब आपका विवेक है, आप सबके पास विवेक है, अपने डिस्क्रिशनरी पावर है, आपको बुद्धि लगानी है वहां पे कि भैया यहाँ पे जस्टिस की डिमांड क्या है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो होना चाहिए। व्यक्ति ने कहा था कि भाई मैं मकान आपको बेचूंगा, अब वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, हुआ क्या कि उस व्यक्ति की डेथ हो गई, उस घर में केवल एक विडो है, उसका गुजारा उसी मकान से चलता है। अब आपके पास ये मामला आया, बायर कहता है कि साहब सेलर बेच नहीं रहे हैं मकान, वो जो व्यक्ति जिसकी डेथ हो गई उसने कहा था मैं मकान आपको बेचूंगा, मैं एडवांस भी दे चुका हूं, अब ये जो विडो है ये मकान खाली नहीं कर रही है, मुझे तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दिलवाओ। अब तो एसआरए में अमेंडमेंट भी हो गए, 2018 में शल आ गया, मे की जगह साफ करवाओ। अब या तो आंधे हो जाए अपन कि भैया ये लिखा है कानून में, शल लिखा है, शल ही करो। सेक्शन 20 भी उड़ा दिया एसआरए से, डिस्क्रिशनरी पावर वाला। अब यहाँ तो शल लिखा है, शल करो। क्या करेंगे वहां, आपका न्याय क्या कहता है, विवेक क्या कहता है? वो महिला कहती है भाई मेरी हस्बैंड की यादें जुड़ी हुई हैं इस मकान से, और मेरा लिवलीहुड का भी यही साधन है, मेरा बेटा फॉरेन है लेकिन मुझे नहीं जाना उसके पास, मुझे यही रहना है, मुझे तो इसी मकान में रहना है। निकाल दें अपन उसको, बायर को दे दें वो मकान, जस्टिस क्या कहेगा आपका? लॉ तो ये कह रहा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मकान जाना चाहिए रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, शल भी लिखा है वहां। लेकिन अब यहाँ पे न्याय क्या कह रहा है, जाना चाहिए क्या? मन कुछ कह रहा होगा ना, हर किसी के अंदर कोई आत्मा है जो न्याय करती है।
हर एक व्यक्ति जज है। क्या कह रहा है यहाँ? नहीं होना चाहिए ना, गलत है। तो वहां क्या करोगे आप? जस्टिस ही तो दोगे। आप न्याय करने ही तो बैठे हो। आपको ही कानून की किताबों को सहारा आपका लेके किसी को न्याय ही देना है, अन्याय नहीं करना है। ये कानून आपकी मदद करने आपको दिया गया है, इसलिए कि आप लोगों की मदद करें, उनके साथ न्याय करें, ना कि इसका सहारा लेके अन्याय कर लें। यहाँ ये लिखा है इसलिए यही होगा, बात खत्म। गलत बात हो जाएगी। तो वही चीज यहाँ पे क्या की है इन्होंने, क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट में डाली है। इन्होंने कहा भले ही इधर से उधर हो जाएं चीजें, भले ही सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ना बने, पार्टी कॉम्पिटेंट ना हो, कोई दिक्कत नहीं, प्रपोजल नहीं है कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्टेंस नहीं है कोई दिक्कत नहीं, अन्याय नहीं होना चाहिए। 68 से 72 वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सर्टेन रिलेशंस रिजेम्बलिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, संविदा जैसे दिखने वाले। हम नहीं कह रहे इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, because all the essential elements according to section 10 are not there. Something is missing there. Maybe proposal is not there, acceptance is not there, consent is not there, free consent is not there. Something is missing. In spite of that, that is enforceable like a valid contract because there must be justice. इसका बेस क्या है 68 to 72 का? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, समता का सिद्धांत। तो ये सेक्शंस आपको वो प्रोविजंस बताएंगे जहां कहीं कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में वैक्यूम भी है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी हो रहा तो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की तरह उसको एनफोर्स किया गया। नेसेसरी सप्लाइड टू इनकॉम्पिटेंट पर्सन, और अगर कर दी उसको सप्लाई तो फिर उस सिचुएशन में क्या होगा? रिएम्बर्समेंट कर सकते हैं अपन, 68 बताता है। तो ये आप पढ़ेंगे सबसे अच्छा चैप्टर अपने। और अगला क्या चैप्टर है आपका? चैप्टर नंबर 6, लास्ट, जो अपन 73 to 75 पढ़ेंगे। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। भाई आपने पूरा नहीं किया, आपने ब्रीच कर दिया तो फिर क्या सिचुएशन होनी है। यानी कि ये जो मैंने 3 बातें बताई थी यही है अपने पूरे एक्ट में। बनेगा कैसे, निभाएगा कैसे, परफॉर्म कैसे करेंगे, और फिर इसको खत्म कैसे करेंगे। किसी ने ब्रीच किया है तो हम फिर क्या, हमारे पास राइट्स रेमेडीज इस एक्ट में बताई गई है। पूरी रेमेडीज इस एक्ट में नहीं बताई गई है, एसआरए में भी बताई गई है ना। यहाँ कंपनसेशन के बारे में आप पढ़ेंगे, क्वांटम मेरियट आएगा, रेस्टिट्यूशन आएगा, लेकिन अदर रेमेडीज, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो गई, इंजंक्शंस हो गई, रेक्टिफिकेशन हो गया, वो सारा आप कहाँ पढ़ेंगे? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी इसकी रेमेडीज का ही एक भाग है। पूरी तरह रेमेडीज यहाँ पे नहीं बताई गई है, कम रेमेडीज बताई गई है। तो ये आपका पूरा जो सब्जेक्ट है हमें इस तरीके से ढांचे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें जो शुरुआत करनी होगी, हम शुरुआत करेंगे, पहले तो मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट, जिसमें आप ये पढ़ने वाले हो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, इन सबका आउटलाइन दूंगी मैं आपको, क्योंकि हमें इन डेप्थ तो जाना ही है हर चैप्टर में, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए, बेसिक तो पता होना चाहिए कि अगर कहीं शब्द आए तो हम पढ़ने वाले हैं कल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट में कि इलीगल एग्रीमेंट कौन से होते हैं, सेक्शन 23, 24। आप पढ़ने वाले हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट 31 to 36। आप पढ़ने वाले हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे सेक्शन 10। आप पढ़ेंगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जिसके बारे में आपको डेफिनेशन क्लॉज में तो बताया ही गया है। इसके अलावा आप पढ़ेंगे सेक्शन 15 से लेके 22, ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की सिचुएशंस के बारे में, और इसके अलावा 55 ये सेक्शंस डील विद होते हैं यहाँ। इसके अलावा हम बात करेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसमें आपको बताया गया 56 पैरा नंबर 2। तो ये जनरल हमें टर्मिनोलॉजी पता लग जाएगी ना, फिर कोई चिंता नहीं है आपको, फिर आप बेशक दौड़ सकते हो इस सब्जेक्ट में। शुरू में बहुत तसल्ली से धीरे से 10 बार पूछो, एक क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है तो भाई वॉइडेबल किसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट ये पढ़ने वाले हो, वॉइड एग्रीमेंट तो लिखो, ये तो वॉइड एग्रीमेंट सेक्शन 2G। इसके अलावा आप इसमें पढ़ोगे सेक्शन 20, सेक्शन 23 to 30 और 36 और 56(1),
57 और 58 ये सारे वॉइड एग्रीमेंट्स के सेक्शंस हैं। तो वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, इलीगल एग्रीमेंट क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये थोड़े क्या है अलग अलग प्रकार हैं। अपने फैमिली में इस सब्जेक्ट के साथ शुरू कर रहे हो, फैमिली में एंटर हो रहे हो, तो परिवार के सदस्यों का इंट्रो तो जानना पड़ेगा। ये बहुत खाता है, सिर खाता है, एक खाना ज्यादा खाता है, एक बोलता कम है, एक बोलता बहुत ज्यादा है। तो ये परिवार के सदस्यों से मिलना तो पड़ेगा ना। तो ये आपके फैमिली के मेंबर्स जो डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, इनसे आप गो थ्रू कर लेंगे तो आपको कोई समस्या ये सब्जेक्ट नहीं देगा, है ना। तो आज हमने क्या क्या बात की, आज हमने बात की कॉन्ट्रैक्ट कौन से शब्दों से मिलके बना है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इसका थ्योरीज क्या है, किन पे ये बेस्ड है, इसका परफॉर्मा या स्कीम ऑफ द एक्ट जो है वो क्या है, कब इसको लागू किया गया है ना। और ये कौन से राइट की बात करता है, राइट इन पर्सोनम या रैम की बात करता है, ये पार्टीज के राइट्स को डिटरमाइन करता है या नहीं करता है, या पार्टी की फ्री विल पे क्या कोई कंट्रोल लगता है कि नहीं लगता है ना, इन एग्जॉस्टिव है या नहीं है, और इसका बेसिक परफॉर्मा क्या है ना। इन सब के बारे में जनरल मतलब एक इंट्रो पे अपन ने बात की है आज कॉन्ट्रैक्ट में। कल अपन इसका पहला चैप्टर लेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट, और इसके साथ अगर टाइम बचेगा तो अपन फर्स्ट चैप्टर प्रपोजल वो भी स्टार्ट करेंगे। आपको बैरेट तो रखना ही है आपके पास, नोटबुक भी आपकी होनी चाहिए। बुक आप लेना चाहें तो अच्छी बात है, अपनी तरफ से आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एस के कपूर भी बढ़िया है, अवतार सिंह ले सकते हो, कैलाश राय ले सकते हो, और आप चाहें तो मैं आपको नोट्स दे दूंगी, आप उसी को पढ़ सकते हो। उसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। मेरे सब्जेक्ट की तो मेरी गारंटी है कि भाई आपको प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, उसमें कोई सवाल मेरी तरफ से तो नहीं छूटेगा। बाकी आप कितना याद करते हो, कितनी तैयारी करते हो, मेरे बताने के बाद मेरा तो काम इतना सा हो गया कि आपको क्लास में बता दिया, याद तो आपको करना पड़ेगा। तो वो सारा सब्जेक्ट की जिम्मेदारी तो मेरी है, इंपॉर्टेंट लीडिंग केस एंड करंट केस दोनों, है ना। तो और पूछिए आप, बेशक एक बार नहीं 10 बार पूछिए। आप अभी क्लास में पूछ सकते हैं, उस वक्त पूछिए। अभी टाइम हो गया, चलिए नेक्स्ट क्लास का कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट डे आप आएंगे तो अपन पहले प्रीवियस क्लास के बारे में डिस्कस कर लेंगे कि क्या आपकी क्वेरीज हैं, उनके बारे में फिर अपन आगे चलेंगे। लेकिन पढ़ के आपको डेली आना पड़ेगा, तो आपको मदद करेगा, एक सब्जेक्ट नहीं हर सब्जेक्ट में। बस आपको उतना उतना ही पढ़ना है जितना टीचर्स यहाँ पे क्लास में करा रहे हैं, और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक एक कदम करके चलेंगे तो अपने आप सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू।